नमस्कार मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद पर बातचीत करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मार्गेंथ्यू ने एक किताब लिखी, किताब का नाम है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस। इस पुस्तक में मार्गेंथ्यू ने यथार्थवाद के 6 सूत्र प्रतिपादित किए हैं और इन्हीं 6 सूत्रों के आधार पर हम मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी किताबों को देखा है जिसमें मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की चर्चा करने के क्रम में यथार्थवाद की जड़ों को बहुत पुराने समय से खोजने और निकालने की कोशिश की गई है और उसमें मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद को फिट करने की कोशिश की गई है। कुछ हद तक ऐसे प्रयास तो ठीक हैं, लेकिन यह मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद के साथ ठीक तरीके से न्याय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो पुरातन यथार्थवाद है, जिसमें हम कौटिल्य का या थुसिडाइडस का नाम लेते हैं, उनके यथार्थवाद में और मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद में क्या फ़र्क है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो पुरातन यथार्थवाद है उसमें समाज की अणुवादी अवधारणा प्रचलित नहीं थी, बल्कि उसमें समाज की सावयवी अवधारणा यानी कि ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी या ऑर्गेनिक व्यू ऑफ स्टेट ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। जबकि मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद में हम देखते हैं कि यह समाज के लिए अणुवादी अवधारणा को स्वीकार करता है, मतलब कि यह समाज के लिए एटोमिस्टिक थ्योरी को, एटोमिस्टिक कॉन्सेप्ट को स्वीकार करता है। ठीक इसी तरीके से जो पुरातन यथार्थवाद है उसमें मनुष्य की अवधारणा भी अणुवादी अवधारणा नहीं थी, बल्कि जो मनुष्य की अवधारणा थी उसमें सामूहिक साहचर्य के भाव अधिक थे। ऐसी स्थिति में जो प्राचीन यथार्थवाद है उसमें मनुष्य के संदर्भ को लेकर यह कहना कि वह स्वार्थ से प्रेरित होकर के व्यवहार करता है और यही व्यवहार राज्यों के, राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दिखाई पड़ता है, यह बहुत ही उपयुक्त विचार नहीं है, बल्कि इसमें एक अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। और वह अंतर्विरोध यह है कि एक सावयवी समाज में स्वार्थ मूलित व्यक्ति की अवधारणा बहुत न्याय नहीं कर पाती है। इसके अतिरिक्त जो मार्गेंथ्यू का यथार्थवाद है वह यथार्थवाद को एक सिद्धांत के रूप में विकसित करने के लिए व्यवस्थित रूप से 6 प्रिंसिपल का सहारा लेता है, जबकि जो पुराने समय के यथार्थवाद हैं उसमें इस तरह से व्यवस्थित सूत्रीकरण का प्रयास नहीं हुआ है। जो समानता दोनों में है वह इस बात को लेकर के ही है कि मार्गेंथ्यू ने भी मनुष्य को एक शक्तिकामी जीव के रूप में सामने रखा है और इसी कारण जो ऐसे मनुष्यों का समूह राष्ट्र है, राज्य है, वह भी शक्तिकामी है, मतलब वह पावर की, शक्ति की इच्छा करता है और यही बात पुराने यथार्थवाद में भी है। तो इस आधार पर दोनों में तो एक समानता देखी जा सकती है, लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में दोनों में उतनी समानता नहीं है जितनी कि प्रायः समझ ली जाती है। अब आइए इस छोटी सी पृष्ठभूमि के बाद हम मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद को व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करते हैं। आपको यह पता है कि मार्गेंथ्यू की किताब लगभग 1948 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हो गई थी और यह किताब तब लिखी जा रही थी जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित थी और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद दुनिया भर में शांति स्थापना के
प्रयत्न होने लग गए थे। इसीलिए जो मार्गेंथ्यू की किताब है जिसका नाम पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस है, उसकी सब टाइटल को देखिए तो इसमें सब टाइटल में स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस की भी बात की गई है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसके लिए मार्गेंथ्यू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का इस्तेमाल किया करते हैं, तो आज हम भी अपनी बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का पर्यायवाची के रूप में ही प्रयोग करेंगे। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक है स्ट्रगल फॉर पावर और दूसरा क्या है, शांति स्थापना के भी प्रयत्न इसमें हैं। तो मार्गेंथ्यू जब यथार्थवाद का प्रतिपादन कर रहे थे, उस वक्त की दुनिया को आप देखें तो उस वक्त की दुनिया में नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नगण्य थी। जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दिशा देने वाले घटक थे, एक शेप देने वाले जो फैक्टर्स थे, वो अधिकांश वही थे जो स्टेट एक्टर्स थे। मतलब ऐसे लोग जो अपने अपने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे या वो कोई ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व पर थे जिसका निर्वाह करते हुए वे सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक शेप दे सकते थे, प्रभावित कर सकते थे। अब इस लिहाज से देखिए तो उस समय का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था इस सेंस में नहीं है कि जो इसकी घटक इकाइयां हैं वह सभी संप्रभु इकाइयां हैं। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले जो स्टेट एक्टर्स होते हैं वो सभी सॉवरेन पावर्स हैं और वो अपनी इच्छा से यह तय करते हैं कि उनको बाहर के दबाव को, किसी एक्सटर्नल फोर्स को कितना मानना है और कितना नहीं मानना है। यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को रेगुलेट करने के लिए कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसके पास ऐसा कोई सॉवरेन पावर हो, अथॉरिटी हो, जिसके जरिए वह अपने निर्णयों को राष्ट्रों के ऊपर लागू कर सके। तो इस तरह की जो स्थिति है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वह एक अराजक स्थिति में पाई जाती है। मतलब अराजकता जो है वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मार्गेंथ्यू के विचार से एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण है। और ऐसा इसलिए भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो शक्ति का वितरण है वह शक्ति का वितरण भी ऐसा नहीं है कि सभी राष्ट्रों के पास समान शक्ति हो, बल्कि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में राष्ट्र शक्ति की हैसियत से अलग अलग हैसियत रखते हैं और यह जो अलग अलग हैसियत रखने वाले लोग हैं, राष्ट्र हैं, उनकी अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं, उनकी अपनी अलग अलग प्रभावशीलता है। इसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से चलेगी और इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम किस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, इसका एक व्यवस्थित उत्तर देने का प्रयास मार्गेंथ्यू ने अपने यथार्थवाद के माध्यम से किया है। यह जो यथार्थवाद है जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक अराजक दुनिया में लेती है, तो यहीं से उस सूत्र की, पहले सूत्र की शुरुआत हो जाती है जो मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद का एक आधार स्तंभ बन जाता है, एक थ्योरी के रूप में, एक थ्योरेटिकल टूल के रूप में एक सिद्धांत विकसित करने के लिए। अब जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक अराजक अवस्था है, इसका मतलब यह हुआ
कि उस अराजक अवस्था में यदि कोई राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है तो उसके पास अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अपने शक्ति के अतिरिक्त, अपने प्रभाव और क्षमता के अतिरिक्त कोई दूसरे ऐसे साधन नहीं हैं जिसके माध्यम से वह अपने हितों को पूरा कर पाएगा। अब इसको एक थ्योरेटिकल बेस देने का आप प्रयास करिए और खोजने का प्रयास करिए कि इस तरह के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को हम कहाँ पाते हैं, तो सीधे सीधे हम पहुँच जाते हैं जो सामाजिक समझौता के विचारक हैं वहाँ पर। हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था को देखिए तो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में भी जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों के पास अपने हितों को पूरा करने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से बचाए रखने के लिए यदि कोई आधार है तो वह आधार उनकी व्यक्तिगत शक्ति ही है। तो सबसे पहली बात यहाँ यह आ गई कि जिस अंतरराष्ट्रीय संबंध की परिकल्पना के आधार पर मार्गेंथ्यू ने यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसका पहला सूत्र मार्गेंथ्यू को मिल जाता है सामाजिक समझौते का जो तर्क प्रणाली है उसके भीतर से। मतलब कि मार्गेंथ्यू ने सामाजिक समझौते की जो तर्क प्रणाली है उस तर्क प्रणाली के माध्यम से, उस तर्क प्रणाली का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कैसे कोई राष्ट्र व्यवहार करेगा इसके लिए सूत्र विकसित करने का प्रयास किया है। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ करके समझने का प्रयास करिए तो हॉब्स में ही यह दिखाई पड़ता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो लोग हैं वो रैशनल भी हैं। ठीक है कि वो स्वार्थी भी हैं, स्वार्थी होने के कारण उनमें आपस में कोई संगठन नहीं है, उनमें आपस में कोई जुड़ाव आपस में नहीं है, लेकिन इन सबों के बावजूद वो रैशनल एक्टर हैं और इसीलिए प्राकृतिक अवस्था से निकल जाने का प्रयास करते हैं और एक सामाजिक समझौते की ओर बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में राष्ट्र जो हैं वह भी अराजक स्थिति में रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्र हैं वह रैशनल एक्टर हैं, विवेकशील करता हैं। इसी कारण वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो अराजक स्थिति है, जो शक्ति संघर्ष की स्थिति है, उस शक्ति संघर्ष के भीतर भी शांति स्थापना के प्रयत्न में संलग्न हो जाते हैं। यहीं से हम शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि मार्गेंथ्यू ने अपने यथार्थवाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए जो 6 सूत्र दिए हैं उसमें पहला सूत्र यह है कि ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है। मार्गेंथ्यू ने जब इस नियम का प्रतिपादन किया तब वे यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना है तो इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए, और इसके प्रारंभिक सूत्र मार्गेंथ्यू यथार्थवाद में यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की शुरुआत हमें मानव प्रकृति को समझने से करनी चाहिए। और यह मानव प्रकृति कैसी है, तो इस मानव प्रकृति को समझने के लिए मार्गेंथ्यू ने भी वही कहा, उसी पद्धति का सहारा लिया जिस पद्धति का सहारा मैकियावेली ने लिया था या हॉब्स ने लिया था या आगे चल करके हम देखते हैं कि ग्राहम वालास ने लिया था, या जिस तरीके से इसको समझने का प्रयास अन्य यथार्थवादियों खास करके ऐसे लोगों ने जो
चार्ल्स मेरियम और उनकी धारणा से आगे प्रभावित लोग थे। और मनुष्य की यह जो अवधारणा है, इस अवधारणा में मूल बात यह है कि मनुष्य को एक पावर लविंग, सेल्फ सेंटर्ड मनुष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं और इसमें जो मानव व्यवहार को संचालित करने वाले ऑब्जेक्टिव लॉज हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें पकड़ लेना है। किस चीज़ को हमें उसमें पकड़ना है कि मनुष्य एक शक्तिकामी प्राणी है और वह एक स्वार्थी प्राणी है, परंतु साथ में वह एक विवेकशील कर्ता भी है। मतलब अपने स्वार्थ को पूरा करने के क्रम में वह अपनी तर्क बुद्धि का भी इस्तेमाल करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, और मार्गेंथ्यू ऐसा क्यों कर रहे थे इस बात को हम समझ लें। मार्गेंथ्यू, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूं, को ये देख रहे थे कि सभी राष्ट्र अपने अपने हितों को लेकर के ही, हितों को पूरा करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहभागिता करते हैं। और जब राष्ट्र अपने हितों को पूरा करने के लिए सहभागिता कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है, और वह आज तक आप आज भी हम तमाम उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो रैशनल एक्टर हैं वह अपने वास्तविक हितों को छुपा लेने की कोशिश करते हैं। उसको छुपा लेने की कोशिश ये इसलिए करते हैं कि राष्ट्र यह जानते हैं कि उनका जो स्वार्थ है उस स्वार्थ से किसी अन्य राष्ट्र के स्वार्थ का टकराव हो सकता है, और यदि सीधे सीधे इस चीज़ को व्यक्त किया जाए, इस तथ्य को प्रस्तुत कर दिया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में टकराव और बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है कि हम अपने स्वार्थ को एकदम नग्न तरीके से, नग्न रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि उसको थोड़ा छुपा करके व्यक्त करते हैं, और उसको छुपाने के लिए हम अपने तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि जो हमारा स्वार्थ है उसमें अन्य लोगों का, अन्य राष्ट्रों का, ये एक व्यापक समूह का भी स्वार्थ मिला हुआ है। यदि मार्गेंथ्यू ने ऐसा नहीं किया होता तो फिर स्ट्रगल ऑफ पावर तक तो उनका जो टाइटल किताब था वह तो जस्टिफाइड था, लेकिन उसके आगे जो पीस वाला पोर्शन है उसके संदर्भ में यह जो टाइटल है वह अप्रासंगिक हो जाता। इसीलिए तर्क बुद्धि को जोड़ करके मार्गेंथ्यू ने जो मनुष्य का स्वार्थ है, मनुष्य की जो शक्ति लिप्सा है, उसको एक ऐसा आयाम देने का कोशिश किया है जो सभ्य राष्ट्र, एक तर्क बुद्धि से युक्त नेता, तर्क बुद्धि से युक्त राष्ट्र अपने को जिस प्रकार से प्रस्तुत कर सकता है। तो पहला सूत्र जो मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद का है वह यही है कि ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, और जिसके बारे में हम हिंदी में कहते हैं कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है। आइए अभी हम मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद के दूसरे तत्व की चर्चा कर लेते हैं, और जो दूसरा तत्व है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर। मतलब कि राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य के संदर्भ में जिसको हम शक्ति काम्यता कह रहे थे, पावर लस्टी होना कह रहे थे, पावर लविंग होना कह रहे थे, राष्ट्रों के संदर्भ में देखेंगे तो वह जो है राष्ट्रीय हित के संदर्भ में बात लागू होती है। मनुष्य के संदर्भ में यह व्यक्तिगत हित में थी, राष्ट्रों के संदर्भ में यह राष्ट्रीय हित में है। मनुष्य को शक्ति क्यों चाहिए होता है?
तो मनुष्य को शक्ति चाहिए होता है अपने स्वार्थों को, अपने हितों को पूरा करने के लिए। और राष्ट्रों को शक्ति की जरूरत क्यों पड़ती है? तो राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए। अब राष्ट्रीय हित की पूर्ति शक्ति के अभाव में, शक्ति के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मार्गेन थ्यू ने यहाँ तक कहने की कोशिश की कि राष्ट्रीय हितों को ही शक्ति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति कई बार मार्गेन थ्यू के लेखन में पर्यायवाची के रूप में सामने आए हैं, प्रकट हुए हैं। शक्ति प्राप्त करना और हितों की पूर्ति करना दोनों एक ही चीज है। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझते हैं तो शुरुआत हमने किया कि जो मूल मानव प्रकृति है उसी के आधार पर, उसी के अनुसार, उसी तरह से राष्ट्र भी व्यवहार करते हैं। इसलिए हमको मूल मानव प्रकृति को समझ लेना चाहिए और उसी के अनुसार राष्ट्रों के व्यवहार को भी समझना चाहिए। दूसरा तत्व हमने देखा कि जिस प्रकार मनुष्य अपने हितों को पूरा करने के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वह शक्ति मनुष्य के संदर्भ में क्या हो सकती है? वह शक्ति मनुष्य के संदर्भ में होती है शिक्षा प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। और इसी तरीके से राष्ट्रों के संदर्भ में यह होता है रिसोर्सेज प्राप्त करना। जैसे व्यक्ति के लिए शिक्षा क्या है? तो एक रिसोर्स था। राष्ट्रों के लिए क्या रिसोर्स में आ जाएगा? तो राष्ट्रों के लिए रिसोर्स में आ जाएगा आर्थिक शक्ति प्राप्त करना, तकनीकी शक्ति प्राप्त करना, सैन्य क्षमता को बढ़ाना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। ये सारी चीज़ें जो हैं वह राष्ट्र के हित होते हैं और इन्हीं सब के माध्यम से राष्ट्र की शक्ति भी स्थापित होती है। इसीलिए मार्गेन थ्यू ने कहा कि राष्ट्रीय हित को और राष्ट्रीय शक्ति को प्रायः एक ही तरीके से देखा जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय हितों को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तीसरी जो बात मार्गेन थ्यू कहते हैं अपने यथार्थवाद में, वह है जो राष्ट्रीय हित है उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। मतलब इंटरेस्ट्स आर डायनामिक। हम यह देखते हैं कि किसी एक ही हित के आधार पर कोई राष्ट्र हमेशा हमेशा के लिए व्यवहार नहीं करता रहता है। ये बात ठीक मानव जीवन में भी लागू होती है कि हमारे हित समय समय पर बदलते रहते हैं। किसी समय हमारा हित होता है शिक्षा प्राप्त करना और फिर आगे चल करके हमारा हित हो जाता है नौकरी प्राप्त करना। इसी प्रकार से राष्ट्रों के भी जो हित होते हैं वह देश, काल, परिस्थिति इत्यादि पर निर्भर होते हैं। इसी कारण जो राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित है उसका स्वरूप निश्चित नहीं है, वह बदलता रहता है। और राष्ट्रों का हित जब बदलता रहता है तो किस प्रकार की शक्ति प्राप्त करने का वो प्रयास करेंगे यह भी बदलता रहता है। मतलब राष्ट्रों के व्यवहार को यदि हमें समझना है तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि उनके हितों में किस प्रकार का रूपांतरण आया है। यदि हम राष्ट्रीय हित को एक अस्थायी अवधारणा मान लेते, एक ऐसी अवधारणा जिसमें कोई गतिशीलता नहीं होती है, तब हम राष्ट्रों के व्यवहार में एक स्थायित्व की परिकल्पना कर सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि राष्ट्रों के व्यवहार में उस प्रकार का स्थायित्व नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रों का व्यवहार ठीक उसी प्रकार से बदलता रहता है जिस प्रकार से उनके राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मार्गेन थ्यू कहते हैं कि राष्ट्रीय हितों में जिस प्रकार का बदलाव आएगा उसी प्रकार का बदलाव शक्ति प्राप्ति की प्रकृति में भी आएगा। एक दो उदाहरण के माध्यम से यदि हम इस बात को समझ लें तो और अच्छा हो सकता है। अब जैसे देखिए कि एक समय ऐसा था कि भारत की विदेश नीति में सोवियत संघ का प्रभाव बहुत अधिक था।
हम सोवियत संघ के प्रति बहुत अधिक झुके हुए रहते थे, उसके ऊपर निर्भर रहते थे। लेकिन कम से कम आज वैसी स्थिति नहीं है। आज हमारे विदेश नीति में हम देखते हैं कि सोवियत संघ पर निर्भरता हमने कम किया है। ऐसा कई कारणों से हो गया, जिसमें एक कारण तो यह भी है कि सोवियत संघ की हैसियत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शीत युद्ध के समय में थी वैसी नहीं रह गई है। और दूसरी बात, अपने भारत के संदर्भ में देखें तो यह बदलाव इसलिए भी आया है कि हमारी जो बंद अर्थव्यवस्था की नीति थी उसमें भी हमने उदारीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण, निजीकरण के कारण जो बदलाव लाया है, उस बदलाव के कारण भी हमें नए पार्टनर्स की ज़रूरत थी और हमने दुनिया भर में नए पार्टनर्स को खोजने का प्रयास किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि राष्ट्रीय हितों का स्वरूप निश्चित नहीं है, उसमें बदलाव आता रहता है, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय हितों में बदलाव आता रहेगा उसी प्रकार से शक्ति प्राप्ति के प्रयत्न भी बदलते रहेंगे। अब यह जो तीन तत्वों की बातचीत यहाँ हमने किया है, इसके बाद जो चौथा तत्व है मार्गेन थ्यू के यथार्थवाद का, वह है यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स और जो नेशनल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो मार्गेन थ्यू के दर्शन का जो फोर्थ एलिमेंट है वह है कि जो मार्गेन थ्यू का यथार्थवाद है वह नैतिकता के प्रति उदासीन है, या इसको हम कहें कि जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स हैं, वह किसी नेशन के ऊपर एक ही तरीके से सभी राष्ट्रों के ऊपर अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है। क्यों ऐसा है? इसका कारण यह नहीं है कि जो मार्गेन थ्यू है वह नैतिक नियमों के प्रति पूरी तरीके से उदासीन हो, बल्कि मार्गेन थ्यू इस बात के प्रति सचेत हैं कि जो सार्वभौमिक नैतिक नियम कोई यदि हैं, एक तो है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई संस्था है नहीं जो इस प्रकार के मॉरल प्रिंसिपल्स को बना सकती हो, लेकिन आम सहमति से राष्ट्रों के बीच में यदि कोई मॉरल प्रिंसिपल बन गए हैं तो उन मॉरल प्रिंसिपल्स को प्रत्येक राष्ट्र एक ही तरीके से नहीं अपनाएंगे, बल्कि उनका जो राष्ट्रीय हित है उसके साथ उसका समायोजन करके ही उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। और जब उसको अपने अपने तरीके से समायोजित करके अपनाने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो मॉरल प्रिंसिपल एक ही तरीके से सभी राष्ट्रों के ऊपर लागू नहीं होंगे। और जब मॉरल प्रिंसिपल सभी राष्ट्रों के ऊपर एक ही तरीके से लागू नहीं होंगे, इसका एक और मतलब निकल जाएगा कि सभी राष्ट्रों के व्यवहार में एक रूपता भी नहीं पाई जाएगी, नियमों की व्याख्या भी एक ही जैसी नहीं पाई जाएगी। मिसाल के तौर पे आप पेरिस पीस ट्रीटी को देख लीजिए। एक समय अमेरिका पेरिस पीस ट्रीटी में सहभागी होता है और फिर एक समय में वह पेरिस पीस ट्रीटी से अलग हो जाता है। अब जो वहाँ नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसमें ऐसे बयान आ रहे हैं कि अमेरिका फिर से जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस पीस ट्रीटी का सहभागी हो जाएगा। तो यह जो परिवर्तन आया है वह परिवर्तन इसलिए आया है कि जो सार्वभौमिक नैतिक नियम हैं उस सार्वभौमिक नैतिक नियम की व्याख्या राष्ट्र अपने संदर्भों को आधार बनाकर ही करते हैं। चलिए अगले प्रिंसिपल की हम चर्चा कर लें, जो कि
चौथे प्रिंसिपल से मिला जुला है। चौथे प्रिंसिपल में एक बात और निकल करके सामने आई थी और बहुत सी किताबों में उसको इसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है और तब हेडिंग बनाई जाती है कि विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। और इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि रीजन इज द सुप्रीम वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ऐसा इसलिए कि प्रत्येक राष्ट्र अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए, खास करके जो यूनिवर्सल रेगुलेशंस हैं, उनकी उनकी व्याख्या करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। और इस चीज़ को आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी जोड़िए। फर्स्ट प्रिंसिपल्स में कहा गया था कि जो इंटरनेशनल एक्टर है वह रैशनल एक्टर है। तो जब रैशनल एक्टर है तो किसी भी सार्वभौमिक नैतिक नियम की व्याख्या वह अपने अपने विवेक, अपने अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार ही करेगा। और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल की। फिफ्थ प्रिंसिपल में कहा गया है कि किसी राष्ट्र विशेष की नैतिक नियम और जो सार्वभौमिक नैतिक नियम हैं उनके बीच में कोई अस्थाई संबंध नहीं होता है। मतलब जो मोरल एस्पिरेशंस ऑफ नेशंस होते हैं उसके बारे में रियलिज्म कहता है कि यह जो सार्वभौमिक नैतिक नियम है वह नैतिक नियम, उस नैतिक नियम की व्याख्या हम अपने अपने अनुसार करेंगे और इसके लिए वह स्वतंत्र भी होते हैं। स्वतंत्र इसलिए होते हैं क्योंकि कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति नहीं है जो किसी मॉरल प्रिंसिपल को एक ही समान सबके ऊपर लागू कर सके। तो राष्ट्रीय नैतिक नियम और सार्वभौमिक नैतिक नियम में अंतर होते हैं। सार्वभौमिक नैतिक नियम को हम वहीं तक अपनाते हैं जहां तक हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो रही हो। और यदि सार्वभौमिक नैतिक नियम को अपनाने से हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं हो रही है, किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं हो रही है, तब वह राष्ट्र उसको या तो नहीं अपनाएगा या तो उसकी व्याख्या अपने तरीके से करेगा। इसीलिए देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुआ करती हैं उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लेकर के इस तरीके के विवाद उत्पन्न हुआ करते हैं। अगला प्रिंसिपल और जो छठा प्रिंसिपल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, वह है कि जो पॉलिटिक्स है उसकी अपनी एक ऑटोनॉमी है। मतलब राजनीति की अपनी एक स्वायत्तता है। राजनीति की अपनी स्वायत्तता क्यों है, इस चीज को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक साधारण तरीके से ऐसे हम समझ लेते हैं कि किसी राष्ट्र के यदि दूसरे राष्ट्र से सांस्कृतिक संबंध अच्छे हों तो यह जरूरी नहीं है कि उसके राजनीतिक संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए भारत और नेपाल को ले लीजिए। भारत और नेपाल के बीच में सांस्कृतिक आधार पर तो बहुत सारी समानता है। अमेरिका और भारत में देख लीजिए, भारत भी एक मल्टीकल्चरल नेशन है, अमेरिका भी एक मल्टीकल्चरल नेशन है। लेकिन हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि नेपाल और भारत के बीच जो राजनीतिक संबंध हैं उसमें तनावपूर्ण स्थितियां हैं। ऐसे ही अवसर अमेरिका और भारत के साथ भी आए हैं। इससे यह एक समझ बनती है कि राजनीतिक क्षेत्र की अपनी एक ऑटोनॉमी है और दूसरे क्षेत्र की जो स्थितियां हैं वह जरूरी नहीं है कि राजनीति को प्रभावित करती हों। एक अर्थ ऐसा आता है। और दूसरा अर्थ इसका ऐसा आता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वह गैर नैतिक नियमों के प्रति, गैर राजनीतिक नियमों या जो मापदंड हैं उनके प्रति
वह ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर करता है, उनको समझता है, उनको महत्व देता है कि जो दूसरे तरह की बाध्यताएं हैं, दूसरे तरह के जो नियम हैं, जो गैर राजनीतिक हैं, जो सांस्कृतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, यह सब विषय भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन यह प्रभाव उतना ही होता है जितना कि इसको राजनीतिक वरीयता निर्धारण में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब मार्गेंथ्यू यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गैर राजनीतिक नियम हैं उनको राजनीतिक नियमों पर, मतलब यथार्थवाद के ऊपर जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसको एक तीसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि मार्गेंथ्यू यह सलाह दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यदि कोई वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहता है तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नियम हैं उन नियमों के ऊपर किसी और दूसरे नियम को वरीयता नहीं दे दी जानी चाहिए। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे शुरू में ही मार्गेंथ्यू ने अपने फर्स्ट प्रिंसिपल में कहा कि राजनीति को प्रभावित करने वाली सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में है, और साथ में उन्होंने यह कहा कि वह जो मानव प्रकृति है वह स्वार्थी है, वह शक्तिकामी है। यह एक मनुष्य के प्रकृति की राजनीतिक व्याख्या हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि मानव प्रकृति को लेकर के दूसरी व्याख्याएं नहीं की गई हैं, नैतिक व्याख्याएं नहीं की गई हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रेडिशन में आप पाएंगे, भारतीय परंपरा में भी पाएंगे, चीनी परंपरा में भी पाएंगे, ग्रीक परंपरा में भी पाएंगे, जहाँ पर मनुष्य को एक नैतिक प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उस मान्यता को यदि आप यथार्थवाद की मान्यता के ऊपर वरीयता देने की कोशिश करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन वैसा नहीं हो पाएगा जैसा मार्गेंथ्यू बताना चाहते हैं। यानी कि तब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन एक वैज्ञानिक रूप ग्रहण नहीं कर पाएगा, वह एक तथ्यात्मक स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाएगा, बल्कि वह एक नॉर्मेटिव सेंस में हो जाएगा और फिर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकताओं को नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से मार्गेंथ्यू के जो 6 प्रिंसिपल बताए गए हैं, इस 6 प्रिंसिपल के आधार पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए तथ्यों का संग्रह करते हैं, उन तथ्यों की व्याख्या करते हैं और व्याख्या के आधार पर प्राप्त किए गए निष्कर्ष के आधार पर भविष्य के लिए कोई प्रेडिक्शन करते हैं, तो यह सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे और इसे यथार्थवादी सिद्धांत के रूप में मान्यता मिलेगी। अब मार्गेंथ्यू का जो यह यथार्थवाद है उस पर कुछ गंभीर टिप्पणियां की गई हैं, उनकी समालोचनात्मक टिप्पणी उन पे की गई है। हम उनको थोड़ा बहुत जान लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक रॉबर्ट टकर नाम के विचारक हैं जो कहते हैं कि मार्गेंथ्यू का यथार्थवाद हालांकि यह दावा तो करता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत का विकास कर रहा है, किंतु यह वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि पूरे मार्गेंथ्यू के किताब में ऑट टू बी के सेंस में वाक्यों की रचना हुई है, मतलब कि ऐसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मानव प्रकृति को ऐसा माना जाना चाहिए, राष्ट्रीय हितों को इस तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। तो यह जो चाहिए अर्थ में चर्चाएं हुई हैं,
इसके आधार पर रॉबर्ट टकर कहते हैं कि जो मार्गेंथ्यू का यथार्थवाद है वह वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि यह एक काल्पनिक यथार्थवाद है, सॉरी, काल्पनिक आदर्शवाद है। काल्पनिक इसलिए कि मार्गेंथ्यू एक कल्पना का सहारा लेकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उस तरीके से बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। एक आलोचना तो यह हो गई। दूसरी आलोचना क्विंसी राइट की ओर से आई है, और क्विंसी राइट कहते हैं कि जब भी हम नेशनल पॉलिसी का, राष्ट्रीय नीतियों का अध्ययन करते हैं, तो राष्ट्रीय नीतियों का अध्ययन करने के लिए हमें राष्ट्रों का जो मॉरल इम्पैक्ट है, वह मॉरल इम्पैक्ट मार्गेंथ्यू के सिद्धांत को अप्लाई कर देने के बाद बहिष्कृत हो जाता है। क्विंसी राइट की यह जो समालोचना है वह ऐसी भी नहीं है कि पूरी तरीके से इसको हम स्वीकार कर लें। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। अब यदि इसको हम एक मॉरल प्रिंसिपल की तरह व्याख्या करने का प्रयास करें तो हम अपने हिस्टोरिकल लिगेसी को वहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम कभी भी किसी पावर ब्लॉक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। ये हमारी एक नैतिक मूल्य, नैतिक मान्यता रही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के लिए कार्य करते रहे हैं। क्विंसी राइट की बात यहाँ तक तो सही है, लेकिन हमने गुटनिरपेक्ष नीति को इसलिए भी स्वीकार किया कि हम दोनों गुटों से लाभ प्राप्त करते रहें, किसी एक गुट को अपना शत्रु न बना लें। क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय हित यही था कि हमें तेजी से आर्थिक विकास करना था और हमें शत्रुता मोल लेकर के किसी गुट के विरोध में अपने आप को नहीं डाल लेना था, बल्कि दोनों ही गुटों से सहयोग ले करके हमको अपने विकास के एजेंडे पर चलना था। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए भी हम लोगों ने अपने स्वार्थ का परिचय दिया है। लेकिन इस स्वार्थ में हम लोगों ने क्या किया? रैशनल एक्टर हैं हम लोग भी, जिसकी वकालत करते हैं मार्गेंथ्यू भी, तो हम लोगों ने उसको विश्व शांति से जोड़ दिया। चलिए एक आगे हम आलोचना करने की इसकी कोशिश करते हैं। जो मार्गेंथ्यू का यथार्थवाद है उसको यदि थर्ड वर्ल्ड के संदर्भ में देखने की कोशिश करिए। मतलब बताना मैं यह चाहता हूं कि जो मार्गेंथ्यू का यथार्थवाद है वह उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड इस्टेब्लिश हो गया था उसके फॉरेन पॉलिसी के अध्ययन के लिए, या उनका जो एक विजन था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के, उसको समझने के लिए तो ठीक था। लेकिन जो तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्र थे, क्या वे सब भी यथार्थवादी मान्यताओं के आधार पर अपने विदेश नीति का निर्धारण कर सकते थे या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाग ले सकते थे? तो यहाँ पर हमें एक बड़ी बाधा दिखाई पड़ती है। वह बाधा क्या है? वह बाधा यह है कि जो तीसरी दुनिया के नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र हैं वो यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हम पावर स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो तो हमेशा यह कहने के लिए बाध्य हैं कि वो पीस इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो शक्ति की जितनी प्रमुखता मार्गेंथ्यू ने दी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वह शक्ति की प्रमुखता की हैसियत वही राष्ट्र रखता है जिस राष्ट्र के पास आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक प्रभुत्व है। और चूंकि इस तरह का प्रभुत्व तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के पास नहीं है, इसलिए वह खुलेआम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम
नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हम किसी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक नियम को इसलिए नहीं मानेंगे कि वह हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है। राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है तो भी इसके लिए हमें अपने राष्ट्रीय हितों के साथ यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं वह राष्ट्रीय हित भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था की स्थापना से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। कुछ जो बहुत सिंपल आलोचनाएं की जाती हैं, जैसे कि यह वन साइडेड है। वन साइडेड इस संदर्भ में कि यह मनुष्य की एक ही विशेष प्रवृत्ति को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का प्रयास करता है, और वह यह कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और मनुष्य शक्ति प्राप्ति करने की इच्छा रखता है। मतलब कि इसमें मनुष्य की प्रवृत्ति में जो उदात्त मूल्य हैं, प्रेम का, सहयोग का, त्याग का, इन सबों की यह उपेक्षा करता है। हालांकि यह आलोचना बहुत नॉर्मेटिव आलोचना है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि यदि किसी एक राष्ट्र ने इस तरह के नॉर्मेटिव वैल्यूज के बेसिस पे इंटरनेशनल रिलेशन में पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया है, तो उसके पीछे राष्ट्र का यह भी उद्देश्य होता है कि इससे उसके डोमिनेंस एरिया में विस्तार होगा। मतलब नेशन का जो प्रेस्टीज है, प्रभाव क्षेत्र है, उसमें वृद्धि होगी और आगे चल करके वह उस प्रभाव क्षेत्र का प्रयोग करके अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास करेगा। ऐसा वहाँ भी होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है और उस प्राकृतिक आपदा में तमाम राष्ट्र किसी पीड़ित राष्ट्र का सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। लेकिन जो राष्ट्र इस तरीके से आगे आते हैं उसमें सिर्फ मानवतावादी रुझान के कारण ही आ गए हों, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसमें और दूसरे कंसिडरेशंस भी सामने आते हैं। जैसे कि यदि हमने आगे बढ़ कर के सहयोग नहीं किया तो कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जो आकर के आगे वहाँ सहयोग करेंगे। फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो राष्ट्र सहयोग करने के लिए आ गए हैं वो संबंधित राष्ट्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले आए और फिर उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करें। इसीलिए जो नॉर्मेटिव आक्षेप लगाए गए हैं मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद के ऊपर, वो भी आधे सही हैं और आधे उसमें कहा जा सकता है कि उनको उतना कंसीडर नहीं किया जा सकता है, खास करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आज की व्यावहारिकता को देखते हुए। एक और बात जो मार्गेंथ्यू कहते हैं जिसकी आलोचना की जाती है, और ये बड़ी सटीक आलोचना है, मार्गेंथ्यू ने अपने यथार्थवाद में पॉलिटिक्स के ऑटोनोमस होने की, राजनीति के स्वायत्तता की बातचीत की है। लेकिन राजनीति उतनी भी स्वायत्त नहीं होती है जितनी की परिकल्पना कर ली गई है मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद में। वह ऐसे इसको समझिए, जैसे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हालांकि यह एक विवादास्पद कथन है, फिर भी जनसंख्या के लिहाज से कह लीजिए, इसको एक फैक्चुअल हम बेस देना चाहें तो हिंदू ज़्यादा रहते हैं यहाँ, इसलिए इसको हम हिंदू राष्ट्र कह लेते हैं। तो यदि भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो यहाँ के जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं, जो धार्मिक समूह हैं, वे धार्मिक समूह जब दुनिया भर में कहीं पीड़ित होते हैं तो उस पीड़ा का असर भारत की विदेश नीति पर, भारत की जनता पर तो आएगी ही आएगी। और ऐसे में हमको, हमारे राष्ट्र को कुछ राजनीतिक पहल भी करने होंगे विदेश नीति के माध्यम से। तो क्या यहाँ राजनीति स्वायत्त हुई? तो हम देखेंगे कि नहीं, यहाँ राजनीति स्वायत्त नहीं हुई है। एक दूसरे उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं
कि कोई एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास भुखमरी की अवस्था आ गई है। या अभी कुछ दिन पहले का उदाहरण लीजिए, ग्रीस में जो सब प्राइम क्राइसिस आ गया था, जब उसके पास अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिए गए लोन को चुकाने के लिए, ब्याज देने के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं थे। क्या ऐसी स्थिति में भी कोई राष्ट्र यह कह पाएगा या कह सकता है कि जो उसके राजनीतिक निर्णय हैं, उस राजनीतिक निर्णय पर जो इकोनॉमिक दबाव आया है, प्रेशर आया है, उससे मुक्त है? तो यह स्थितियां कम होती हैं। फिर भी इतना तो अवश्य है कि यदि जो गैर राजनीतिक तत्व हैं उनको भी यदि हम उतना ही महत्व दें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए जितना कि हम राजनीतिक तत्वों को देते हैं, तो हमारा अध्ययन कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। पूरा नहीं हो पाएगा इसका मतलब ये है कि फिर हमारा अध्ययन इतना विराट हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, उसमें इतने अधिक एलिमेंट्स को शामिल करना पड़ जाएगा कि वह अध्ययन बहुध्रुवी हो जाएगा, उसका कोई एक केंद्र नहीं रह जाएगा, उसमें बहुत अधिक रिसोर्सेज और समय की वो मांग करता है। इसलिए मार्गेंथ्यू ने यह प्रयास किया कि अपने जो अध्ययन का प्रस्ताव उसका है उसको बहुत कन्फाइन किया जाए, सीमित किया जाए। और किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण के लिए यह जरूरी होता है कि हम किन तथ्यों का संग्रह करने वाले हैं। तो मार्गेंथ्यू का एम्फेसिस इसी ओर है कि हम जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन वाले फैक्ट्स हैं उसी को हम अपने संज्ञान में लेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो इस पॉइंट को पूरे इस तरीके से समझने की जरूरत है। मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद को लेकर के कुछ आलोचनाएं ऐसी भी हुई हैं जो आगे चल करके नव यथार्थवादियों के द्वारा की गई हैं, जिसमें आपको कुछ नाम बहुत स्पष्ट हैं, जैसे कि केनेथ थॉमसन का और केनेथ बोल्डिंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन सबों का यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी एक व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह अराजक अवस्था में होती है। नव संरचनावादियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो शक्ति का वितरण है वह अराजक प्रकृति की नहीं होती है, बल्कि पद सोपानीय प्रकृति की होती है। उसमें एक हायरार्की पाई जाती है और हायरार्की पाए जाने के कारण उसमें एक व्यवस्था पाई जाती है। यह आलोचना विचारणीय है। यह आलोचना इसलिए विचारणीय है कि जो नव यथार्थवाद है वह तब विकसित हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक व्यवस्था विकसित हो गई थी। कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके थे जिनका दुनिया भर में प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा था और जिसके प्रति लोगों को यह आस्था थी कि इन संस्थाओं के द्वारा जब ठीक से कार्य किया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अराजकता कम हो जाएगी और राष्ट्रों के मध्य सहयोग बढ़ेगा, उनके व्यवहार की प्रकृति एक निश्चित रूपरेखा की ओर आगे बढ़ेगी। इसलिए जो नव यथार्थवादी आक्षेप हैं मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद के ऊपर, वह इसलिए बहुत समीचीन नहीं है कि मार्गेंथ्यू जब लिख रहे थे उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया कुछ अलग थी और जब नव यथार्थवादी लिख रहे थे तब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया कुछ अलग थी। चलिए अगले हम आलोचना की ओर आते हैं और एक आलोचना आती है कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर से मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद पर। और यह जो आलोचना आती है, इस आलोचना का आधार यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी वस्तुनिष्ठ नियम से संचालित नहीं होते हैं। एलेक्जेंडर वुल्फ इसके प्रतिपादक हैं और मार्गेंथ्यू
पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि मार्गेंथ्यू ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में यह मान्यता विकसित कर दी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कुछ वस्तुनिष्ठ नियमों से संचालित होते हैं। वुल्फ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह वस्तुनिष्ठ नियमों से संचालित नहीं होते हैं, बल्कि हम जैसे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम वैसा ही समझते हैं और वैसा ही उसको बना लेते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए हमें कोई बाहर से प्रिंसिपल को आयात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा जो मेंटल पर्सपेक्टिव है उस मेंटल पर्सपेक्टिव से हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ आप ये कह सकते हैं कि मेंटल पर्सपेक्टिव की बात तो मार्गेंथ्यू ने भी किया है और उसकी बात ये वुल्फ भी कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि मार्गेंथ्यू ने जब मेंटल पर्सपेक्टिव की बात किया है तो उसको बिल्कुल कोडिफाइड कर दिया है, सूत्रबद्ध कर दिया है, वस्तुनिष्ठ बना लिया है कि यह बिल्कुल इसी प्रकार का है। मतलब कि मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य शक्ति की इच्छा रखता है। वुल्फ क्या कहेंगे कि यह तो डायनामिक है, यह बदलता रहता है, यह जरूरी नहीं है कि मनुष्य इसी एक पर्सपेक्टिव के भीतर बातचीत करता रहे। तो ये वुल्फ का जो कंट्रीब्यूशन है वह हम देखते हैं कि वह पोस्ट मॉडर्निज्म के आगमन के बाद का कंट्रीब्यूशन है, और इसलिए नए टूल्स और नए अप्रोचेज के जरिए जो दुनिया को देखने समझने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, उस प्रवृत्ति के अंतर्गत यह मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की गई आलोचना है। जबकि यदि मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद को हम सिर्फ परिस्थिति सापेक्ष होकर के तब देखें जिस जमाने में वो किताब लिखी जा रही थी, तो वहाँ के लिए भी यह बहुत फिट बैठते हुए दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए, मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की कुछ आलोचनाएं फेमिनिज्म की ओर से आई हैं, और जब हम फेमिनिस्ट क्रिटिक की बात करते हैं मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की, तो जैकी ट्रू का, एन टिकनर का नाम हमारे सामने सबसे पहले आता है। और इन लोगों ने आलोचना यह किया कि जो मार्गेंथ्यू का रियलिज्म है वह रियलिज्म वास्तव में एक मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कियल सोसाइटी का माइंडसेट जो है, उस माइंडसेट से कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसी के इर्द गिर्द केंद्रित है। और उसमें महिलाएं इंक्लूडेड नहीं हैं बल्कि एक्सक्लूडेड हो गई हैं। जैसे जो मार्गेंथ्यू का यथार्थवाद है वह शक्ति संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। यह जैकी ट्रू और एन टिकनर जैसी विचारक कहती हैं कि यह जो शक्ति संघर्ष के इर्द गिर्द घूमना है, यह पुरुषों के द्वारा बनाई गई दुनिया का नतीजा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उनको मान्यता तो भले ही प्राप्त न हुआ हो, लेकिन जो महिलाओं की भागीदारी है, महिलाओं की जो सोच है, वह शक्ति संघर्ष के इर्द गिर्द घूमने वाली नहीं है, बल्कि उसमें बिलोंगिंगनेस की, नर्चरिंग की। आप याद करिए दूसरे जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उनकी बातों को, जैसे कैरोल गिलिगन इत्यादि के योगदान को, मतलब इथिक्स ऑफ केयर की बात करने वाली को। तो इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है उसको मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद में शामिल नहीं किया गया है। तो मित्रों, मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की आलोचना अन्य दूसरे संदर्भों में भी की गई है, जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म के द्वारा भी मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की आलोचना की जाती है, और डिपेंडेंसी थ्योरी के द्वारा जो वालस्टीन की है उसके द्वारा भी मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की आलोचना की जाती है। न्यू लेफ्ट के द्वारा भी मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की आलोचना की जाती है, और मार्क्सिस्ट थ्योरी के जरिए भी मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की आलोचना की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सभी की चर्चा मैं अभी ही आपके साथ करने जा रहा हूँ, पर ये सारी आलोचनाएं मेरे विद्यार्थियों को और जो हमें सुन रहे हैं उनको आसानी से मिल जाती हैं।
मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूँगा ताकि हमारी बात बहुत बड़ी न हो जाए, मैं रोकना चाहता हूँ थोड़ी देर में अपनी बातचीत को। वह बात यह है कि मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की प्रासंगिकता क्या है और आज इसकी भूमिका क्या है, इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात अवश्य मैं कहना चाहूँगा आपको कि जब तक राष्ट्रों का एक दूसरे के ऊपर अविश्वास बना रहेगा, मतलब जब तक एक राष्ट्र यह नहीं समझ लेता है, उसके पास, सभी राष्ट्रों के पास ठीक ठीक से यह समझ लेने की क्षमता उत्पन्न नहीं हो जाती है कि कोई एक राष्ट्र अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कितना दांव लगा सकता है, एक बात। और दूसरी बात, जब तक संप्रभुता आधारित राष्ट्र राज्य की अवधारणा इस दुनिया में विद्यमान रहेगी, तब तक मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की प्रासंगिकता तमाम आलोचनाओं के बावजूद बनी रहेगी। यह टूट तभी सकती है जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में कोई ऐसी अवस्था की परिकल्पना कर लें, किसी ऐसे विकास की ओर आगे बढ़ें जहां हम विश्व सरकार की स्थापना की ओर आगे बढ़ रहे हों, जहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका बिल्कुल पारदर्शी हो और राष्ट्र उसके निर्देशों का स्वैच्छिक रूप से पालन करने के लिए सहमत हो गए हों। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पर आकर के भले ही मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद की भूमिका कुछ क्षीण हो जाए, अन्यथा जब तक दो बातें मैंने कहा कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को जज करने में जब तक प्रिजनर्स डायलेमा की स्थिति में होगा और जब तक राष्ट्र राज्य का महत्वपूर्ण निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संप्रभुता के आधार पर होता रहेगा, तब तक मार्गेंथ्यू के यथार्थवाद का कोई दूसरा सटीक विकल्प हमें उपलब्ध नहीं दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सबों का आभारी हूँ। इस पेंडेमिक में स्वस्थ रहिएगा, अपने ऊर्जा को बनाए रखिएगा और बाहर नहीं निकलना है तो जो खाली समय मिला हुआ है उसका सदुपयोग करिएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा और इस ऑडियो को सुनने के बाद इसमें जो आवश्यक टिप्पणियां आपकी हो सकती हैं, जो सवाल आप पूछ सकते हैं, आप निश्चित रूप से मुझसे पूछिए। मैं आपके साथ टिप्पणियों के माध्यम से भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। अंत में फिर से सबको नमस्कार, सबके प्रति आभार करता हूं। नमस्कार।